अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स एंड जुडिशल एस्पिरेंट्स। मैं मलिक ज़फ़र खलील एडवोकेट, फाउंडर जिनात जुडिशल अकेडमी। आज आपके लिए स्पेशल लिमिटेशन एक्ट की एक शार्ट सी वीडियो क्रिएट करें हम, और शार्ट से मतलब लेक्चर में। वैसे तो डिटेल लेक्चर यूट्यूब पे पड़ा है जिसमें तकरीबन 3-4 घंटे का लेक्चर है। अब इस वीडियो में हम बहुत शार्ट सी आपको मतलब एक समरी बताएंगे कि लिमिटेशन एक्ट है क्या। लेट्स स्टार्ट। लिमिटेशन एक्ट बेस करता है डॉक्ट्राइन पे, जो कि है आपका डिलेड फीट इक्विटी, टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन, ला हेल्प द विजिलेंट नॉट इंडोलेंट। ठीक हो गया कि आप जितनी मतलब समझदारी के साथ टाइम पे अप्लाई करेंगे तो आपको वो रिलीफ मिलेगा, वरना बाढ़ लग जाती है। ठीक हो गया। आगे कहता है कि जी इसका पर्पस क्या है लिमिटेशन का। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट पर्पस है कि जी आपका एविडेंस डिस्ट्रॉय ना हो जाए। ठीक है, आपकी एविडेंस डिस्ट्रॉय ना हो जाए और अनसर्टेनिटी के आदि मतलब सूट फाइल होना है या नहीं होना, एप्लीकेशन देनी है या नहीं देनी। और इसके अलावा रिड्यूस लिटिगेशन कास्ट। ठीक है, ये लिटिगेशन कास्ट को भी रिड्यूस करता है। सबसे जो पहला इसका सेक्शन है, सेक्शन 3, वो कहता है डिसमिसल ऑफ सूट एप्लीकेशन और सूट एप्लीकेशन या अपील। वो कहता है आपका अपील, सूट अपील और एप्लीकेशन जो कि प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ टाइम, जो कि लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल में बताया गया है, उसके बाद जो भी आएगा तो उस पे वर्ड है शेल का, शेल बी डिसमिस्ड। आपकी अपील सूट एप्लीकेशन जो भी प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड के बाद आएगा, शेल बी डिसमिस्ड। शेल बी डिसमिस्ड, मेरी 2-3 अपील्स इसी ग्राउंड पे डिसमिस हुई हैं कि जी वो इधर एएसजे बैठे हैं थे, रियाज अफजल छीना साहब, तो उन्होंने कहा कि जी शेल का वर्ड है, हम खुद बाउंड है, हम मेरे पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो जहाँ पे शेल का वर्ड आ जाता है, कोर्स भी बाउंड हो जाती हैं। ठीक हो गया कि लेकिन एक में एक इसमें एक सेक्शन है कि जी आपका लिमिटेशन आपके सेक्शन को बार करता है। ठीक है, मतलब लिमिटेशन जो है आपकी रेमेडी को बार करता है, राइट खत्म नहीं होता। राइट खत्म नहीं होता है। अपने एक से 10 लाख लेने हैं, 3 साल रिकवरी का टाइम और 3 साल तक आप दावादार नहीं करते, तो आपकी कोर्ट से लिमिटेशन की डिग्री मतलब कोर्ट से आप रिलीफ लेने की जो आपकी टाइम वो होती है, मतलब रेमेडी कोर्ट से खत्म हो जाती है। बाकी दूसरे राइट खत्म नहीं होते, ये नहीं कि आपके 10 लाख वो मर गए, नहीं। 10 लाख आप किसी दूसरे तरीके से आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। ठीक हो गया। आगे सेक्शन 3 में था, मतलब जनरल रूल था कि जी आपका सूट अपील टाइम और अप्लीकेशन टाइम के बाद आएगी तो शैल बी डिसमिस्ड। और उसके आगे सारी एक्सेप्शन है। 4 कहता है कि जी अगर आपकी कोर्ट्स बंद हैं, ठीक है, सपोज के कोर्ट्स आपने दावा दायर करना था, कोर्ट्स मतलब वो ड्राइवर की लिमिटेशन एंड हो रही थी संडे वाले दिन, तो आप नेक्स्ट डे मूव कर देंगे। इसी तरह आपने करना था, कोर्ट्स बंद वो विंटर हॉलीडेज थी या आपका दूसरा समर हॉलीडेज थी, तो उस टाइम आप उसके बाद फाइल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद सेक्शन 5 कहता है सफिशिएंट काज, जो कि हम अक्सर एप्लीकेशन देते हैं सेक्शन 5 कि जी सफिशिएंट काज अगर आपकी। अच्छा, सेक्शन 5 सूट पे अप्लाई नहीं करता, अपील एप्लीकेशन रिवीजन इस पे अप्लाई करता है। और आपका कहता है कि जी अ, जब आपका सूट टाइम के बाद फाइल हो तो आपने सफिशिएंट टाइम काज देनी होती है। सफिशिएंट काज क्या है कि जी सरकमस्टांसेस वाज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अप्लीकेंट, कि वो कोविड था या वो बेड रिडन था या वो बता मतलब बेड रिडन या वो मतलब आउट ऑफ मतलब ऐसी सिचुएशन थी जैसे आपका जल्जला आ जाता है, जल्जला वगैरह आ जाता है, तो ये सिचुएशन है कि वो जब मूव ही नहीं हो सकता, वो अ, बिल्कुल अप्लाई कर ही नहीं सकता, तो वो सफिशिएंट काज में आता है। ठीक है। हाँ, अगर आप सफिशिएंट काज दे देते हैं तो फिर आप पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद भी फाइल कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन वो कहता है सेक्शन 5 पे कि जी आपका ये काउंसिल आपको गलत गाइड करे, वो सफिशिएंट काज में नहीं आता। उसके अलावा मेडिकल
आपकी ग्राउंड लेनी है कि जी बंदा बेड रिडन था, तो आपने साथ मेडिकल लाजमी लगाना है। ठीक हो गया। आगे आ जाता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 है लीगल डिसेबिलिटी के, जब दावा दायर करना था, ठीक है, वो आपका जो अप्लीकेंट है वो माइनर था, या आपका इंसेन है, या इडियट है। ठीक है, तो जिस दिन उसकी ये डिसेबिलिटी एंड होगी, उस दिन से उसका पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। अगर दो डिसेबिलिटीज है तो दोनों डिसेबिलिटीज जब एंड होंगी फिर स्टार्ट होगा। 6(3) में कहता है कि जी अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव दावा दायर कर सकते हैं। ठीक है। 6(4) में कहता है कि जी हाँ, अगर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी आते हैं तो वो उस दिन दावा दायर करेंगे। मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं तो उस पे भी वही फर्स्ट वाला अप्लाई होगा कि आपका मतलब फर्स्ट वाला अप्लाई होगा, 6(1) 6(2) अप्लाई होगा कि जी उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव में किसी को एक बीमारी लग जाती है, डिसेबिलिटी लग जाती है, तो उसके सीज होने पे, या दो लग जाती है तो उसके सीज होने पे, मतलब जब तक कंप्लीट ठीक नहीं होते तब तक वो उनका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। आगे है जी आपका 7। 7 कहता है कि जी एक से ज़्यादा आपके पर्सन से जो कि दावा दायर कर सकते थे। ठीक है, और उनमें से 3% है, 3% में से एक दावा दायर कर सकता है। ठीक है, तो अगर वो बाकियों की जो है लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर सकता है तो बाकियों के साथ टाइम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इसकी बेहतरीन एग्जांपल है कि मिस्टर ए जो है वो एक फर्म से लेता है लोन। ठीक है, जिसके वो पार्टनर है बी सी एंड डी। बी एंड सी वो माइनर हैं, इडियट हैं। डी जो है उनके ब्याह पे भी कर्जा ले सकता है, बी डी ले सकता है, तो फिर उनके खिलाफ भी टाइम जो है ना, बाकी जो बी एन सी है उसके खिलाफ भी टाइम रन करेगा। मतलब तीन भाई हैं, तीन भाइयों ने एक पर्सन को उधार दिया है। अब दो भाई छोटे हैं या माइनर हैं या कोई इडियट है, तो एक भाई कर्जा ले सकता है, तो बाकी जो माइनर हैं या मतलब इडियट हैं उनकी हद तक भी टाइम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वो कहता है 6 और 7 सेक्शन 8 में 6 और 7 प्रियम्पशन अप्लाई पे अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद जो 6 और 7 में जब आपकी लीगल डिसेबिलिटी एंड होगी, ठीक है, तो आपको 3 साल मिलेंगे। 9 कहता है कि जी आपका एक दफ़ा जो टाइम स्टार्ट हो जाता है फिर नहीं स्टॉप होता। ठीक है, सपोज के आपने दावा दायर करना था 2015 में। ठीक है, और दो मतलब आपने किसी को रिकवरी पैसे दिए, 3 साल रिकवरी का होता है। आपने पैसे दिए 2015 में, और 2018 तक आपका वो रिकवरी का दावा कर सकते हैं। 2015 से 16 तक आप बिल्कुल ठीक रहे, टाइम स्टार्ट हो गया, 2016 में आप बीमार हो जाते हैं या माइनर तो नहीं, मतलब आप डिसेबल हो जाते हैं, तो फिर टाइम स्टार्ट नहीं होगा। लॉ कहता है कि जिस दिन आपको पहले 1 साल मिला है तो वही उसी साल में आपने अप्लाई करना था। मतलब एक आपको एक दफ़ा टाइम जो स्टार्ट हो जाता है दोबारा वो स्टॉप नहीं होता। उसके लिए एक एक्सेप्शन है कि अगर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाए तो फिर टाइम स्टार्ट और टाइम स्टॉप हो जाता है। 10 सिंपली ये कहता है कि जी ट्रस्ट के सूट में कोई लिमिटेशन अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, यदि ट्रस्ट या शौकत खानम ट्रस्ट इनके साथ साथ उनका कोई भी क्लेम बनता है तो वो जब मर्जी फाइल कर दें, उनके खिलाफ कोई लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होती। उसके बाद आपका कहता है सेक्शन 11 के जी आपका जो फॉरेन कोर्ट्स में करते हैं, ठीक है, वो फॉरेन कोर्ट्स में करते हैं तो वो भी आपका कंट्रैक्ट, सपोज के पाकिस्तानी हैं जाके दुबई में कंट्रैक्ट करते हैं और वो पाकिस्तान में वापस पाकिस्तान में आ जाते हैं, तो लिमिटेशन एक्ट पाकिस्तान के अप्लाई होंगे। ठीक है, पाकिस्तान में सूट फाइल करते हैं तो लिमिटेशन एक्ट पाकिस्तान के फाइल होंगे। ये 11(a) कहता है। 11(2) कहता है कि जी अगर पाकिस्तानी हैं वो फॉरेन चले जाते हैं, ठीक है, और फॉरेन कोई एग्रीमेंट करते हैं और बाद में वो मतलब उधर ही रहते हैं और उनका उधर से डोमिसाइल बन जाता है, तो फिर उधर के मतलब दुबई में एग्रीमेंट किया तो वहाँ के रूल अप्लाई हो सकते हैं। आगे 12 सिंपली कि जी आप कोर्ट प्रोसीडिंग पे जो आपका टाइम लगा, ठीक है, वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। जैसे आप कॉपी अप्लाई करते हैं, 10 दिन कॉपी पे लग जाते हैं तो वो एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। सिंपल है। उसके बाद 13 है कि जी आपका डिफेंडेंट अगर फेडरल आपका डिफेंडेंट जो है फॉरेन चला जाता है वो ऑफिशियल कैपेसिटी में,
ठीक है, कौन सी ऑफिशियल कैपेसिटी में फॉरेन चला जाता है तो वो आपका जितनी देर वो फॉरेन रहता है वो आपका टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। 13 ये कहता है। और 14 14 कहता है कि जी आपका एक सूट जो है मतलब आपने रॉन्ग फॉर्म पे चले गए, आपका सूट बनता था मतलब बैंकिंग कोड, आप सिविल कोड आ गए। ठीक हो गया। आप जैसे प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर देते हैं बैंक को, फिर उसकी रिकवरी के लिए आप बैंकिंग कोर्ट जाएंगे, आपने दावा दायर कर दिया सिविल कोर्ट में। ठीक है, तो जितनी देर सिविल कोर्ट में चला है आपने गुड फेथ में किया है, जितनी देर सिविल कोर्ट में चला है तो सिविल कोर्ट वाला जो टाइम है वो एक्सक्लूड मतलब एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और आपको टाइम दे दिया जाएगा कि जी आप जाएं तो उधर जाके फाइल कर सकते हैं बैंकिंग कोड में। मतलब जितनी टाइम रॉन्ग फॉर्म पे लगा है वो टाइम आपको मिल जाएगा। आगे इसी तरह 15 है कि जी अगर कोई सूट या इंस्टीट्यूशन सूट या की इंस्टीट्यूशन या एग्जीक्यूशन जो है स्टे हो जाती है इंजंक्शन से या किसी ऑर्डर की वजह से, तो जितनी देर स्टे लगता है वो भी आप एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। जैसे आपने डिग्री ली 1/1/2015 को और वो डिफेंडर ने अपील फाइल की, आपकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गई। ठीक है, 4 माह एग्जीक्यूशन आपकी स्टे रही, सस्पेंड रही, तो उसके बाद आपका वो जो टाइम है एग्जीक्यूशन का, वो लिमिटेशन एग्जीक्यूशन की लिमिटेशन वो 4 माह एक्सटेंड एक्सटेंड कर दी जाएगी। इसी तरह आपका कहता है कि किसी को इदारे को नोटिस देना होता है पहले दावा करने से, जैसे गवर्नमेंट के खिलाफ सूट करते हैं तो 2 महीने का नोटिस देते हैं सेक्शन 80 के तहत, तो वो टाइम भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, वो टाइम भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। 16 कहता है कि जी अगर आपने कोई एक्शन में परचेज ऑक्शन में एक सेल परचेज एक प्रॉपर्टी परचेज की, ठीक है, और आप वही ऑक्शन वही जो सेल की प्रॉपर्टी है उस पे वो मतलब स्टे लगवा देते हैं कोई भी कि जी ये सेल जो है एज पर लॉ नहीं हुई, तो जितनी देर वो आपका सेल आपकी सेटिस्फाइड रही, ठीक है, वो आपका टाइम एक्सक्लूड कर लिया जाएगा। इसी तरह आपका 17 था, 17 16 17 भी इसी तरह ही है कि जी अगर मेरा करके डिफेंडर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद मतलब जितनी देर उनकी डेथ हो दी गई है तो वहाँ पे भी मेरा ख्याल 6-7 का वो अप्लाई होगा, सेक्शन 6-7 को फॉलो किया जाएगा। और उसके बाद कहता है फ्रॉड, इम्पोर्टेंट है फ्रॉड, और आगे आपका वो मिस रिप्रेजेंटेशन और दूसरा अक्नॉलेजमेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फ्रॉड क्या कहता है, फ्रॉड कहता है कि जी आपका एक राइट बनता था, ठीक है, आपका एक राइट बनता था, किसी पार्टी ने आपको वो राइट को लेने से आपको आपके नॉलेज में नहीं आने दिया। ठीक है, या एक डॉक्यूमेंट था जिससे आपका राइट क्रिएट होता था, वो डॉक्यूमेंट आपसे कंसील किया गया, आपसे छुपाया गया है, तो जिस दिन आपको उस राइट का पता चलेगा या जिस दिन आपको वो डॉक्यूमेंट मिलता है उस दिन आपका टाइम स्टार्ट होता है। ठीक है, फ्रॉड का है कि जिस दिन आपको फ्रॉड का पता चलता है उस दिन आपका लिमिटेशन स्टार्ट होता है, चाहे आपको फ्रॉड का 10 साल बाद पता चले। ठीक है, चाहे आपको फ्रॉड का 10 साल बाद पता चले। अक्नॉलेजमेंट क्या है, अक्नॉलेजमेंट ये है कि जी आपने एक पर्सन को कुछ पेमेंट देनी है या कोई लायबिलिटी देनी है, आप अक्नॉलेज करते हैं, मान लेते हैं कि जी मैंने पेमेंट करनी है मैंने पेमेंट करनी है, या मैंने अक्नॉलेज करते हैं कि जी मैंने पेमेंट करनी है या मेरी ये लायबिलिटी बनती है, तो जिस दिन आप अक्नॉलेज करेंगे उस दिन आपका लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। सपोज के 2015 में आपने किसी पर्सन को पेमेंट करनी थी, 2015 से 18 तक मतलब 3 साल रिकवरी का पीरियड होता है। 2018 से पहले को महीना पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले आप जाके अक्नॉलेज करते हैं कि जी मेरे पास पेमेंट आपकी बनती है तो मैं आपको दे दूंगा, तो वहीं से जिस दिन आप नॉलेज करेंगे वहीं से आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। फिर आगे मतलब 2018 से फिर 21 तक चला जाएगा। ये है, ठीक हो गया। आपकी ये एक्नॉलेजमेंट रिटर्न होनी चाहिए और आप खुद भी कर सकते हैं, थ्रू एजेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद वो कहता है एक आपका ईजमेंट का है, ईजमेंट का आपका जो है मतलब ईजमेंट का आप अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो 22 साल बाद कर सकते हैं, इसी तरह गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो 62 साल बाद कर सकते हैं। मतलब क्यों कि ईजमेंट का राइट आप स्टार्ट आपका आपको मिलता है 20 साल बाद, 20 साल किसी एक चीज को आप इंजॉय करें पीसफुली विदाउट एनी इंटरवेंशन।
तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं 20 साल बाद, और वो आप मतलब 20 साल तक आपने पीसफुली इंजॉय किया, उसके बाद कोई आपको इंटरवेंशन करता है तो विद इन 2 ईयर्स आप उसकी इंटरप्शन के 2 ईयर्स आप वो दावेदार कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह 22 साल बाद आप कर सकते हैं। इसी तरह आगे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का भी यही है। शेड्यूल जो है, शेड्यूल है कि जी आपका शेड्यूल में बताया गया कि जी सोर्स जो है उनकी लिमिटेशन क्या है। आर्टिकल 1 से 49 तक आपके सोर्स के बारे में है। आर्टिकल 150 से 157 मतलब 7 सेक्शन है सिर्फ अपील के। उसके बाद 158 से 183 तक ये आपके आर्टिकल्स हैं अप्लीकेशन, आपकी लिमिटेशन की अप्लीकेशन के लिए। एक चीज़ है कि जी 120 सेक्शन 120 ये कहता है कि जी अगर किसी दावे की लिमिटेशन नहीं बताई गई तो उसकी 6 साल होगी। इसी तरह किसी एप्लीकेशन की लिमिटेशन नहीं बताई गई तो वो 183 के तहत 183 है या 181 है, उसके तहत 3 साल होगी। थैंक यू सो मच।